कट्टे से आप राशन लेने जाते हो, उस कट्टे में लोग बैठ के सो रहे हैं। छोटे छोटे घर में 10-10, 12-12 लोग सो रहे हैं लेट के। ये 2019-47 के बाद में 2025 के बिहार की बात कर रहा हूं मैं। बिहार इसे विकास बोलते हैं, ये विकास हुआ है। आज मैं पढ़ाने वाला हूं विद आर्टिकल, सारे आर्टिकल मैं कवर कर दूंगा, एकदम टेंशन फ्री हो जाओ। आर्टिकल समझ आएंगे, आज पहली बार आपको संविधान के एक एक आर्टिकल समझ आएगा, मेरी गारंटी है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल वाले गुरुजी पे। सो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि फर्स्ट चैप्टर मैंने डाल दिया। फर्स्ट चैप्टर की वीडियो अच्छे से देख लेना। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी पॉलिटिकल का पी भी नहीं आता, तब भी आपको समझ में आएगी और पूरा चैप्टर आपको टिप पे हो जाएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का पॉलिटिकल का सेकंड चैप्टर। आओ राजनीति करते हैं, ठीक है। सेकंड चैप्टर का नाम है राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान में अधिकार। तो इसको आराम आराम से तोड़ तोड़ के समझ के पढ़ना है। इसमें से एक वर्ड आपको पहले से पता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। अब उसमें हमें कुछ राइट्स दिए गए हैं, कुछ चीजें दी गई है, उसको हम डिस्कस करेंगे, स्टोरी वाइज पढ़ेंगे, आराम आराम से सीधा मुझ पे आएंगे। आराम से आप लोगों को समझना, सारी चीजें आपको समझ आएगी, एकदम टेंशन फ्री होगे। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए कि अधिकार क्या होता है, राइट्स क्या होते हैं। अधिकार यानी यहाँ पे बात हो रही है राइट्स की। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि राइट्स क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं। तो आप लोग जरा थोड़ा दिमाग लगाएं और सोचें कि अधिकार क्या होते हैं। भाई बताओगे मेरे को कमेंट करके पहले ही अधिकार क्या होते हैं? कहोगे भैया फील तो है अधिकार क्या है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। जैसे खुशी, कोई पूछे खुशी क्या होता है, तो फील तो है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। और उस खुशी पे मत जाना, मैं खुशी वाली खुशी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अधिकार की बात करें तो अधिकार दोस्तों एक ऐसी सुविधा है, एक ऐसी फैसिलिटीज है, या तो हमें वो समाज प्रोवाइड करता है या तो हमें कानून देता है, ठीक है। मैंने क्या बोला? अधिकार एक ऐसी फैसिलिटीज यानी ऐसी सुविधा है, सुविधाएं हैं जो हमें कौन देगा? या तो समाज देगा या तो हमें कानून देगा। बोलोगे नहीं भैया कानून तो समझ आता है, चलो हम भारतीय संविधान ने हमें राइट्स दिए हैं, ये तो मैं समझ आता है, लेकिन समाज कैसे दे सकता है? अब थोड़ा सा समझना, थोड़ी सी एक स्टोरी समझना, उसके बाद आपको चीज समझ आएगी कि मैं किस कैसे अधिकार की बात कर रहा हूं। जैसे कि मैं बात करूं, डेफिनेशन तो आपको क्लियर हुई। डेफिनेशन क्या लिखी है? अधिकार ऐसी सुविधा है जो समाज या कानून देगा। मतलब अधिकार एक टाइप की फैसिलिटीज होती है जो हमें कौन देता है? कानून या फिर हमें हमारा समाज देता है। जैसे कि बात करूं, आज से 200 साल पहले महिलाओं को वोट डालने का राइट्स नहीं था, वो किसने दिया? वोट डालने का जो राइट नहीं था, कौन दे रहा था? कानून कभी चाहेगा वोट डालने का राइट ना हो? समाज ने। आज जो है वोट डालने का राइट्स भी सबसे पहले समाज ने डिमांड उठाई, सारी वुमेन्स एक साथ मिली, ऑर्गेनाइजेशन बनी, बोल वोट डालने का राइट दो, वोट डालने का राइट दो। पहले समाज ने बोला हाँ वोट डालने का राइट, फिर उसे कानून में ऐड कर दिया गया। उसके बाद वुमेन को वोट डालने का क्या मिल गया? राइट्स मिल गया। तो बताओ क्या हमें समाज भी अधिकार दे रहा है? दे रहा है। आज के टाइम पे कानून ने तो हमें अधिकार दे दिया है क्या, कि भाई चलो अपनी जिंदगी जियो, आप स्वतंत्र हो, आपको फ्री एजुकेशन है, आपको ये एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वलिटी है, आपको समानता है, स्वतंत्रता। समाज ने तो, कानून ने तो दे दिया। कानून में लिखा हुआ है ना, आर्टिकल 17 क्या बोलता है कि आप अस्पृश्यता का उन्मूलन कीजिए, इसका मतलब छुआछूत को खत्म कीजिए, ये आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है। लेकिन आज का छुआछूत नहीं होता। आज भी मैं बिहार की डॉक्यूमेंट्री वीडियो देख रहा था, उसको मैं बीच में डिस्कस करूंगा जब मैं उस वाले पोर्शन पे आऊंगा। आज भी वहां पे छुआछूत होता है, वहां लोग टच नहीं करते हैं नीची कास्ट वालों को। तो समाज आज भी भेदभाव कर रहा है ना, कानून में लिखा हुआ है, कानून ने तो दे दिया अधिकार, लेकिन समाज भी कभी कभार रोक देता है। तो वही चीज को दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। दोनों हमें राइट्स प्रोवाइड करते हैं, हमारा समाज भी और हमारा कानून भी, ठीक है। अधिकार क्लियर हो गया, अधिकार क्या होता है। अब हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं कि अधिकार क्यों जरूरी है। अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि अधिकार, मतलब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, अधिकार की नीड क्यों, अधिकार जरूरी क्यों है? दोस्तों अधिकार इसलिए जरूरी है कि हमारा सीधा साफ एक वर्ड में बोलना चाहूं कि विकास और डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। हमारा विकास, हमारा डेवलपमेंट हो पाए, इसलिए अधिकार बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर हमारे पास राइट्स नहीं होंगे तो हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। आज आप इतने अच्छे से पढ़ पा रहे हो, चीजें कर पा रहे हो, तो आगे जा आपकी लाइफ में आप सक्सेस हो गए, ठीक है। तो आपका क्या होगा? डेवलप होगा। अभी आप पढ़ रहे हो, आपका कितना माइंड डेवलप होता है, कितनी सारी चीजें, आप बहुत सारी चीजें सोच सकते हो, बहुत सारी चीजें बोलते हो। तो ये जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, आपको राइट्स मिले हैं, उसके बाद अपने आप का क्या करा है? आपने विकास करा है। तो राइट्स क्या होते हैं ये भी क्लियर हो गया, राइट्स कौन देता है ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। राइट्स क्यों जरूरी है ये भी क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करूंगा दो स्टोरी की कि दोस्तों राइट्स के बिना जीवन कैसा होता है। अभी आपको फील नहीं आया होगा कि राइट्स के बिना जीवन कैसा होगा। अब मैं आपको दो स्टोरी की चर्चा करूंगा, दो स्टोरी आप लोगों को समझना है कि राइट्स के बिना जीवन कैसा होगा। 2 मिनट बाहर देख लो दोस्तों, गाना बज रहा है, चलो कोई नहीं, शांत हो गया। थोड़ा इरिटेट हो जाता हूं ना, गाना गुना बजता है। चलो अब समझते हैं हमें बिना राइट्स के जीवन कैसा होता है। पहली स्टोरी में सुनाना चाहूंगा। 1982 के अंदर दोस्तों क्या होता है? एशियाई खेलों का आयोजन होता है। एशियाई खेलों का क्या होता है?
आयोजन होता है, और ये आयोजन कराया गया था दिल्ली में। कहाँ था? दिल्ली। मतलब एशिया के जितने भी एशिया के देश हैं उसमें, ठीक है, सारे प्लेयर्स, बड़े बड़े प्लेयर्स खेलेंगे दिल्ली में आके। अब बताओ दिल्ली में ये आयोजन होगा तो दिल्ली में आपको सारी चीजें बनानी पड़ेगी। तो दिल्ली में किस किस की जरूरत है? फ्लाईओवर। उस टाइम अब देखो हमारे देश की स्थिति 1982 में कैसी थी, तो उस टाइम फ्लाईओवर्स नहीं थे, तो फ्लाईओवर बनाने की बात करी गई, स्टेडियम बनाने की बात की गई। अब ये स्टेडियम और फ्लाईओवर कोई नेता तो बनाएगा नहीं, मजदूरी बनाएंगे। तो इस फ्लाईओवर स्टेडियम बनाने के लिए ठेकेदारों को बोला गया कि आप लोग बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ठेकेदारों ने काम को सौंपा, ठेकेदारों को बोला गया कि आप इसको बनाओ, ठीक है। तो ठेकेदार कौन पकड़े? अब ठेकेदार किसको पकड़ेगा? ठेकेदार पकड़ेगा मजदूरों को। अब मजदूरों को बोला गया भाई आप बनाओ, ठीक है। मजदूरों ने बनाना स्टार्ट करा। यार मजदूर बना रहे तो आप कुछ फैसिलिटीज तो मजदूर को प्रोवाइड करोगे, कुछ फैसिलिटीज दोगे। जितने पैसे बनने चाहिए उतने पैसे तो, जैसे उस टाइम की दिहाड़ी जो होगी उतनी दिहाड़ी तो मिलनी चाहिए। पता लगता है मजदूरों को फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की गई अच्छे से, ठीक है। और जितनी उनकी सैलरी बननी चाहिए थी, जितनी सैलरी बननी चाहिए थी उससे कम पैसे दिए उनको। अब यहाँ पे मजदूरों को बेचारों को उस टाइम एजुकेशन का बहुत लैक था, ठीक है। तो मजदूरों को उतना ज्ञान नहीं था कानून के मामले में, संविधान के मामले में, राइट्स के मामले में, तो मजदूरों को ज्ञान नहीं था ये सारी चीजें। लेकिन सोसाइटी, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजों में, जैसे सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है ना, तो सोसाइटी के भी साइंटिस्ट होते हैं। जैसे वैसे वाले साइंटिस्ट होते हैं, साइंस वाले, आपने देखा होगा वो किसी चीज का आविष्कार कर रहे हैं, ऐसे सोसाइटी के भी साइंटिस्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन राइट्स वाले। क्या बोलते हैं? ह्यूमन राइट्स। और हिंदी में हम बोलते हैं मानव अधिकार। क्या बोलते हैं? मानव अधिकार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ह्यूमन राइट्स। और हिंदी में क्या बोलते हैं? मानव अधिकार। ये मानव अधिकार वाले, ह्यूमन राइट्स वाले यही देख रहे होते हैं कि किसके साथ गलत हो रहा है, किसके साथ सही हो रहा है। तो ये मानव अधिकार नाम ही है ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन के राइट्स के लिए लड़ेंगे, ठीक है। तो इनका कमीशन बना हुआ है। इन्होंने मजदूरों को देखा कि भाई इनके साथ इतना गलत हो रहा है, फिर इन लोगों ने एक्शन लेना स्टार्ट करा, बोला कि ऐसा मजदूरों के साथ नहीं होगा। तो मजदूरों, इन्होंने एक पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में। एक पिटीशन डालने के बाद मजदूरों की जो फैसिलिटीज थी वो तो चलो नहीं मिल पाई, लेकिन जितनी सैलरी थी उनकी, जितनी बनती थी उतना उनको प्रोवाइड करा गया। तो यहाँ पे मजदूरों को बचा लिया ह्यूमन राइट्स वालों ने। ह्यूमन राइट्स वालों ने क्यों बचा लिया? क्योंकि ह्यूमन राइट्स वालों को अपने अधिकार पता थे। मजदूर भी बच जाते अगर मजदूरों को अपने पहले से अधिकार। तो दोस्तों पहली स्टोरी से हमें यह समझ आ रहा है कि अधिकार कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका हमें पता होना चाहिए। चलिए अब हम सेकंड स्टोरी पे चलते हैं, आपको फर्स्ट स्टोरी समझ आएगी। सेकंड स्टोरी की हम चर्चा कर रहे हैं। असम का एक नागरिक था माचल लालू। असम का एक नागरिक क्या था दोस्तों? नाम क्या था? माचल, ठीक है, लालू। ये माचल लालू क्या करता है? 23 साल का होता है ये। 23 साल की एज में क्या करता है दोस्तों? लड़ाई हो जाती है तो ये किसी का सर फाड़ देता है। अब जैसे ही ये सर फाड़ देता है उसके बाद पुलिस इसको गिरफ्तार करती है, अरेस्ट करती है, और पता लगता है मेंटली ठीक नहीं था। तो पुलिस इसको हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल का नाम था तेजपुर हॉस्पिटल। क्या नाम था? तेजपुर हॉस्पिटल। इस तेजपुर हॉस्पिटल में इसको ले गई, नाम भी तेजपुर हॉस्पिटल। हॉस्पिटल लेके जाती है, फिर इसको ठीक ठुक करा के फिर 19, अब इसको जेल में डाल दिया। अब 1967 में क्या होता है दोस्तों? इसको चिट्ठी भेजते हैं, किनको? किन पे मुकदमा चलाओ। फिर चिट्ठी भेजी जाती है 1996, मतलब चिट्ठी भेजने में 1967 में पहले चिट्ठी लिख के भेजी जाती है कि भाई माचल लालू पे आप मुकदमा चलाओ, ये सही हो गया। 1996 में फिर एक चिट्ठी लिख के भेज जाती है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई मुकदमा नहीं चला। बेचारा 23 साल की एज में जेल गया था। जब ये दोस्तों निकला था ना तो बेचारा 77 वर्ष का था। अब समझो 23 साल की जेल में 77 वर्ष में निकला, लगभग 54 साल के आसपास इसने अपनी जिंदगी जेल में बिताई है। क्यों? क्योंकि माचल लालू को अपने राइट्स नहीं पता थे। माचल लालू को राइट्स नहीं पता थे, उसके साथ गलत हुआ। आपके मजदूरों को राइट्स नहीं पता थे, उसके साथ गलत हुआ। तो दोस्तों आपको राइट्स पता होना बहुत जरूरी है कि आपके साथ गलत ना हो जाए। तो फिर भैया बताओ जल्दी कौन से राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं पढ़ाने वाला हूं विद आर्टिकल, सारे आर्टिकल मैं कवर कर दूंगा, एकदम टेंशन फ्री हो जाओ। आर्टिकल समझ आएंगे। आज पहली बार आपको संविधान के एक आर्टिकल समझ आएगा, मेरी गारंटी है। वीडियो में एंड तक बने रहना। एक भी आर्टिकल ना समझ आया तो मैं फिर कल से यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा, यूट्यूब चैनल। लेकिन सब कुछ समझ आएगा, कहीं रटने नहीं दूंगा। एकदम आज आपको लगेगा कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया। आधा वकील एकदम कोट पैंट पहन के घूमने लगोगे तुम, एकदम आधा वकील बना दूंगा आज की क्लास में, ठीक है। तो अब हम समझेंगे हमारे संविधान में क्या राइट्स दिए गए। तो हम सारे राइट्स की बात नहीं कर सकते। अब थोड़ा संविधान का डिस्कशन करें तो दोस्तों हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान में 22 चैप्टर है, यानी 22 पार्ट है। कितने चैप्टर है? 22। जैसे अब आप अपना वो खोलोगे, कल भी मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रखा है, जिस बच्चे ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाओ, अपनी पॉलिटिकल की बुक खोलो, उसमें आपको 8 चैप्टर मिलेंगे। एक दूसरी बुक खोलोगे उसमें 10 चैप्टर मिलेंगे। टोटल दोनों बुक में 18 चैप्टर मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से संविधान भी एक पुस्तक है, इसमें भी टोटल कितने चैप्टर दे रखे हैं? 22 चैप्टर। कितने दे रखे हैं? 22। इस 22 चैप्टर में उसके बाद आपको टॉपिक्स मिलेंगे। अरे पहला चैप्टर खोलोगे तो 5 टॉपिक होंगे, दूसरा चैप्टर खोलोगे 10, ऐसे हमारे 395 टॉपिक्स हैं, जिसको बोलते हैं आर्टिकल्स। क्या बोलते हैं? आर्टिकल। और उसके बाद 12 अनुसूची है, शेड्यूल।
12 अनुसूची यानी 12 शेड्यूल है। 12 क्या है? शेड्यूल और 12 अनुसूचियां। तो ये दोस्तों संविधान का स्ट्रक्चर है। तो इसमें से हम भैया कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? फंडामेंटल राइट्स का कौन सा चैप्टर है? सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार, मौलिक अधिकार होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मौलिक अधिकार होने वाला है आपका चैप्टर नंबर 3। कौन सा होने वाला है? चैप्टर नंबर 3, इसमें से 22 चैप्टर में से। ठीक है, तो चैप्टर 1 संविधान का डिस्कस नहीं करेंगे, चैप्टर 2 चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है, और चैप्टर 4 डीपीएसपी के ऊपर है, उसको हम पढ़ेंगे। अभी डीपीएसपी समझना नहीं है, अब सीधा आ जाओ फंडामेंटल राइट्स पे। चलिए अब हम समझेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अब इसको आराम से समझना है, आपको 6ठी 7वीं 8वीं से समझाया जाता है। आज हम विद आर्टिकल पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर निकालेंगे। ठीक है, एकदम डिस्कस करेंगे डीप जाके आर्टिकल के साथ। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स क्या है ये समझाओ भैया। कल भी मैं स्टोरी सुना रहा था, आज मैं फिर बोलना चाहूंगा कि दोस्तों आप जो जी रहे हो, आपको लग रहा है आपकी बॉडी में आप पेट के चक्कर में जी रहे हो, दिल के चक्कर में जी रहे हो, लेकिन एक छोटे से उस पर जाओ कि जो दिल एक ऑर्गन है बना किससे, तो आपको पीछे जब जाओगे तो आपको मिलेगा टिश्यू। टिश्यू बना किससे? तो होगा सेल। इसका मतलब हमारा हार्ट सेल से बना है, तो पूरी बॉडी का कोई भी ऑर्गन उठा लो, चाहे वो स्टमक हो चाहे कुछ भी हो, वो किससे बना होगा? सेल से। अगर हमारी बॉडी से सेल खत्म हो जाए तो क्या हमारी बॉडी खत्म हो जाएगी? तो एकदम सही आंसर है, सेल खत्म होते पूरी बॉडी खत्म हो जाएगी दोस्तों। तो सेल का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी में। इस तरीके से घर की बात करूं तो एक घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ईंट। अगर ईंट गिर गई तो पूरा घर गिर जाएगा। आप अभी टाइल गिरा तो, सीमेंट गिरा तो बच जाएगा, लेकिन ईंट गिरते ही, सारी ईंट गिरी उस दिन घर खत्म हो जाएगा। जिंदगी में जरूरी है सेल, घर बनाने के लिए जरूरी है ईंट, समाज में रहना है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। नाम ये फंडामेंटल मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकार दोस्तों। अगर आपको समाज में जीना है तो ये राइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखो लोगों के साथ पीछे कितना गलत हुआ है, मजदूरों के साथ कितना गलत हुआ है, उनके साथ शोषण हुआ था, उनके बाद माचल लालों के साथ आप स्वतंत्रता छीनी गई थी पूरी। तो ये सारी चीजें देख के आप समझ पा रहे हो कि फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और समाज में रहने के लिए तो अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। तो भैया आप सारे राइट्स का डिस्कशन नहीं कर रहे हो, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का डिस्कशन कर रहे हो। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में सारे राइट इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या सिर्फ फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है? तो इसका आंसर होगा गलत। क्यों? इंपॉर्टेंट सारे राइट्स है, लेकिन सभी राइट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि दोस्तों बाकी नॉर्मल राइट्स को लेके ना आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, सबसे लोकल लेवल कौन सा कोर्ट हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, फिर धीरे धीरे आप हाई कोर्ट पहुंचोगे, धीरे धीरे आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचोगे, आप नाना बन जाओगे तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचोगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मान लो आप बच्चे हो तो सुप्रीम कोर्ट तब तक जाओगे जब तक नाना बच जाओगे तुम, तो बहुत खिंचता है मीटर। लेकिन आपके अगर फंडामेंटल राइट्स से बात आती है, आप सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बाईपास करते हो, सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूं, अगर आप मान लो कि आपका 100 रुपए का चप्पल चोरी हो जाए, तो दोस्तों आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, लाद मारे भगा देगा 100 रुपए का चप्पल के लिए। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट्स पे बात आ जाए, आपकी फ्रीडम पे बात आ जाए, आपकी इक्वलिटी पे बात आ जाए, जाओ ना, जाओ सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सीधा सुप्रीम कोर्ट बोलता है मेरे पास आओ अगर आपके फंडामेंटल राइट्स पे बात आ रही है। इसलिए भी फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा बेसिक जानते हैं। बताओ, अभी मैंने तुम्हें बताया था फंडामेंटल राइट्स कौन से चैप्टर में है? चैप्टर नंबर 3 आर्टिकल 12 to 35। मतलब इसमें आर्टिकल पढ़ेंगे हम 12 से 35, 1 से 11 डिस्कशन नहीं करेंगे कि वो पहले और दूसरे चैप्टर में आते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको फ्रेंच में बोलते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रेंच में बताओ क्या बोलते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स को? तो इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब भी होता है अधिकार। और इसकी रक्षा कौन करता है? तो मैंने भी बताया इसकी रक्षा कौन करते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, क्या अब मेरा तुमसे क्वेश्चन है कि क्या फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है? क्या इसको खत्म किया जा सकता है? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा नहीं, कि इसको सस्पेंड तो नहीं कर सकते, सस्पेंड कर दिए जाते हैं, और करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। भैया राष्ट्रपति कैसे सस्पेंड कर देता है यार? जैसे कि इलेक्शन का टाइम आता है, तो इलेक्शन के टाइम पे ज्यादा तुम बाहर जाके हल्ला गुल्ला नहीं कर सकते, हमारी मांगे पूरी करो, ये करो, मारेगा 2 लाख सुला देगा, समझ आ रहा है? सारी मांगे पूरी कर देगा, क्योंकि कुछ फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं इलेक्शन के टाइम। आप ग्रुप नहीं बना सकते, सब नहीं कर सकते, तो राष्ट्रपति सस्पेंड कर सकते हैं हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स को। तो भैया सस्पेंड हो सकते हैं लेकिन खत्म नहीं हो सकते। खत्म भी हो सकते हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स पहले 7 थे, आज प्रेजेंट में 6, तो हुआ ना खत्म। इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स खत्म हो सकते हैं। तो कौन करती है? संसद। कौन कर सकती है? संसद, यानी कर सकती है पार्लियामेंट। कौन कर सकती है? पार्लियामेंट। तो ये पोर्शन आपको समझ आया अच्छी तरीके से। ये फंडामेंटल राइट्स के कुछ बेसिक है जो 1 वर्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसमें आप ये सॉल्व कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, आर्टिकल 12 to 35। कितना पढ़ना है? आर्टिकल 12 to 35। अब आ जाओ, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आर्टिकल 12 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 12 बोलता है एक्सप्लेन। क्या बोलता है दोस्तों? एक्सप्लेन। फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन। एक्सप्लेन मैंने अच्छे से कर दिया, कितना इंपॉर्टेंट है क्या है, तो इस पर डिस्कशन नहीं करना। आर्टिकल 13 लगाता है रोक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिटिगेशन। क्या बोलते हैं? मिटिगेशन। और हिंदी में बोलते हैं अल्पीकरण। क्या बोलते हैं?
अल्पीकरण। ये हमारा काम का नहीं है, बस ये समझा रहा है। 12 बोल रहा है अच्छे से यूज करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाओ। लेकिन आर्टिकल 13 बोलता है थोड़ी रोक लगाओ। आर्टिकल 12 बोलता है अपनी फ्रीडम का अच्छे से यूज करो। आर्टिकल 13 बोलता है इतना फ्रीडम यूज नहीं करना कि दूसरे की फ्रीडम को दिक्कत हो जाए। एग्जांपल समझो, जैसे मान लो मैं यहाँ कुर्सी उठा के अपने घर में भटाभट ट्यूशन में मार रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मेरे को पुलिस नहीं ले जा सकती। लेकिन यही कुर्सी अगर मैं बाहर मार दूं, ये मेरी फ्रीडम है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं अपने घर में, लेकिन मेरी ये फ्रीडम नहीं है कि मैं दूसरों को कुर्सी मार के उसकी फ्रीडम छीनूं। अगर मैं बाहर कुर्सी मानता हूं उसके लगती है, अब वो मेरे पे केस कर सकता है। इसका मतलब मेरी फ्रीडम है, मेरी फ्रीडम मेरे तक ही रहनी चाहिए, किसी और की फ्रीडम पे ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। आर्टिकल 13 यही बोला है। 12 बोल रहा है अपनी फ्रीडम का यूज करो, 13 बोल रहा है आराम से देख के, किसी और को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 12-13 क्लियर हो गया। अब आ जाओ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 बोलता है कानून के आगे, कानून के समक्ष सब बराबर है। कानून के सामने सब क्या है? इक्वल, यानी कानून के समक्ष सब क्या है? बराबर। जैसे कि मैं बात करना चाहूं, जैसे कि दोस्तों आप चाहे नीची कास्ट के हो, आप चाहे अपर कास्ट के हो, आप चाहे जनरल हो, ओबीसी, एससी, एसटी, आप कोई भी हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, अगर आप मर्डर करते हो सेम सजा है। अगर आपको जो वकील करना आप वो वकील कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हिंदू यही वकील करेगा, मुस्लिम यही वकील करेगा। सबके लिए कानून क्या है? बराबर। सबको कानून एक ही तरीके से सजा देगा, सबको कानून एक ही तरीके से बचाएगा। तो कानून की नजर में क्या है? सब इक्वल। ठीक है, यही 14वां है कि कानून के समक्ष सब क्या है? बराबर, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ठीक है, आर्टिकल 14 क्लियर हो गया। आर्टिकल 15 बोलता है जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान, इस बेस पे भेदभाव नहीं हो सकता। भेदभाव को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन। इंग्लिश मीडियम को भी दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, जाति को क्या बोलते हैं? कास्ट। धर्म को क्या बोलते हैं? रिलीजियन। ठीक है, लिंग जेंडर, और ये बर्थ प्लेस हो जाएगा आपका, है ना। अब भैया ये समझाओ ये क्या बोल रहा है। देखो, कास्ट के बेस पे आप किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। अगर पकड़े गए तो नाप दिए जाओगे, बोलोगे इतना तो भेदभाव होता है भैया, तो फिर कोई जाता नहीं है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बात रखे, देखो कैसे नाप देगा। कास्ट के बेस पे भेदभाव नहीं कर सकते, ऊंची कास्ट नीची कास्ट। धर्म के बेस पे भेदभाव नहीं कर सकते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ठीक है, लिंग के जेंडर के बेस पे लड़का लड़की, आप देखो सारे यही इसी बेस पे भेदभाव होते हैं। या तो इस बेस पे होगा ऊंची कास्ट नीची कास्ट, या तो धर्म के बेस पे भेदभाव होगा, हिंदू है मुस्लिम है, या तो जेंडर के बेस पे होगा, लड़का है लड़की, या फिर बर्थ प्लेस के बेस पे होगा, बिहारी है बंगाली, ऐसे भेदभाव होते हैं। ठीक है, इसी 4-5 चीजों पे आपको भेदभाव देखने को मिलेंगे, और किसी चीज पे कहां भेदभाव होता है? ये सब चीजों पे भेदभाव होता है। ठीक है, अब आर्टिकल 15 बोलता है इस चीज पे भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन करते पकड़े गए तो नाप दिया जाएगा। बोलोगे सब पे भेदभाव होता है और भैया नहीं पकड़े जाते, तो दोस्तों ये आपके साथ अगर भेदभाव हो, सीधा चले जाना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। देखो फिर कैसे पॉलिटिक पढ़ो और पॉलिटिक को समझो और यूज भी कर दो। ठीक है, आपके साथ हो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना, कोई मैं भी चलूंगा साथ में। ठीक है, बता देना। आर्टिकल 15 क्लियर हुआ। अब आर्टिकल 16 पे हम चलते हैं। ठीक है, आर्टिकल 16 बोलता है गवर्नमेंट जॉब में सब इक्वल है, लोक नियोजन की समानता। क्या बोलता है? लोक नियोजन की समानता, यानी गवर्नमेंट जॉब में सब क्या है? बराबर। बोलोगे भैया कितना झूठ बोलते हो, गवर्नमेंट जॉब में सब कैसे बराबर है? गवर्नमेंट जॉब में सब कैसे इक्वल है? झूठ बोल रहे हो आप यहाँ पे। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में आप बोलोगे कि रिजर्वेशन मिलता है, कुछ सीटें पहले ही फिक्स कर दी जाती है नीची कास्ट को, तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए यार। फिर तुम ना वही है, अभी मैं बोल रहा था तुम्हें कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो देख के आया था, एक बार देख लो दोस्तों, वीडियो बन रही है नहीं बन रही? हाँ वीडियो बन रही है। आई मैं एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो देख के आया था, उस वीडियो में मैंने नोटिस करा भाई बिहार के अंदर, बिहार में इलेक्शन ही हो रहे हैं आपको पता ही है। ठीक है, तो बिहार के अंदर मैं नोटिस करा था, बिहार आज 2025 के बिहार, 1947 के बिहार की बात नहीं कर रहा, 2025 के बिहार की बात कर रहा हूं। आज मैं बिहार के अंदर अभी इलेक्शन देख रहा था, वहां एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनी हुई है जिसमें यार कि कुछ नीची कास्ट के लोग हैं, वो वहीं खा रहे हैं, वहीं सुअर बगल में है, वो लैट्रिन कर रहा है, वहीं वो बैठ के खा रहे हैं। मैं गुस्सा देख रहा हूँ कि मिट्टी के अभी भी घर बने हुए हैं, जिस कट्टे से आप राशन लेने जाते हो उस कट्टे में लोग बैठ के सो रहे हैं। छोटे छोटे घर में 10-10, 12-12 लोग सो रहे हैं लेट के। ये 2019-47 के बाद 2025 के बिहार की बात कर रहा हूं मैं। बिहार इसे विकास बोलते हैं, ये विकास हुआ है। आज भी उन्होंने बोल रहे कि हम कुछ कर नहीं पाते, हम कुछ करेंगे तो हमसे कोई खरीदता नहीं, हमें कोई टच भी नहीं करता। आज भी हमारे साथ बहुत भेदभाव होता है। ऐसी सिचुएशन बिहार में क्रिएट हो रखी है। फिर आप बोलते हो कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, बताओ फिर नहीं दे तो फिर ऐसे बर्बादी होता चला जाएगा, रिजर्वेशन नहीं देंगे तो। रिजर्वेशन अभी मिलना चाहिए और रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। हाँ आप ये बोल सकते हो कि आप रिजर्वेशन के कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं, लेकिन आज देखा जाए तो रिजर्वेशन सबको भी है, जनरल को भी रिजर्वेशन है। आप सर्च करोगे तो चीजें आपको पता लगेगी, जनरल को भी रिजर्वेशन मिलता है, जिनकी इनकम रिसोर्सेज का इनकम कम होती है उनको मिलता है। तो आर्टिकल 16 में और देखो आपको अगर ऐसे बुरा लगता है आपको, तब तो बुरा, आप नोटिस की बात है कि अगर आपको बुरा लगता है तो आप SC ST बन जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर इतना बुरा लग रहा है आपको,
आज मेट्रो में किसी की बेचारे की कोई हैंडीकैप है, उसके लिए वो वहां चेयर रखी रहती है, वो उस चेयर से जाता है, वो उसके लिए लिफ्ट बनी हुई है, वो लिफ्ट से चढ़ता है, तो आपको बुरा लग रहा है इस बात पे कि वो लिफ्ट से क्यों चढ़ रहा है, हम लिफ्ट से चढ़ेंगे। यार वो मजबूर है, तुम मजबूर नहीं हो। वो बंदा मजबूर है, वहां वो वहीं से जा सकता है, वो जा ही नहीं सकता। वो वाली चेयर से, उस वाली सीढ़ी से चढ़ा दोगे उसको तुम उसे चढ़ा सकते हो। किससे? लिफ्ट से। तुम वहां से चढ़ सकते हो, तुम्हारे लिए वो मजा है, और वो लिफ्ट तुम्हारे लिए क्या है? मजा। चलो मजे से ऊपर चढ़ते हैं, वो मजबूर है उसके लिए। तो मजबूरी और मजे में अंतर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। रिजर्वेशन मजे के लिए नहीं दे रहे, रिजर्वेशन के लिए वो मजबूर है, इसलिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो लोक नियोजन की समानता गवर्नमेंट जॉब में आज सब इक्वल है, और आर्टिकल 16 में साफ बोल दिया गया है अगर मौका मिलेगा तो हम पॉजिटिव भेदभाव करेंगे। तो उनके साथ पॉजिटिव भेदभाव होता है, दो प्रकार के भेदभाव होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो SC ST जो भी दलित लोग हैं, इनके साथ पॉजिटिव भेदभाव हो रहा है, इनको आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो आर्टिकल 16 समझ आ गया होगा वो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब में सब क्या है? बराबर। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। भैया ये क्या लिख दिया? इसको बोलते हैं एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या बोलेंगे? एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। तो एंड ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब अब धीरे धीरे दोस्तों क्या हो रहा है, देखो पहले से तो काफी कम हुआ है अनटचेबिलिटी, पहले से तो कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं बोल सकते। जो स्टोरी सुना है उससे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आर्टिकल 17 बोल रखा है कि अब कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, छुआछूत को खत्म करने की कोशिश की है। आर्टिकल 18 उपाधि का अंत। आर्टिकल 18 क्या बोलता है? उपाधि का अंत। एंड ऑफ टाइटल। क्या बोलता है? एंड ऑफ टाइटल। जैसे पहले क्या होते थे, तुमने देखा होगा अंग्रेजों के आगे वर्ड लगता था लॉर्ड। लॉर्ड मींस होता है भगवान, तो भगवान ऊपर हो गया और बाकी जनता नॉर्मल हो गई, तो एक गैप तो क्रिएट हो गया। इस भेदभाव को खत्म करना था। बोला कि लॉर्ड आप कैसे बोल रहे हो? लॉर्ड नहीं बोल सकते। अब आप देखो आधार कार्ड पे किसी आधार मुकेश लॉर्ड, लॉर्ड मुकेश, लॉर्ड संतोष नहीं देखा होगा आपने, अरे मिलेगा ही नहीं, अब लगा ही नहीं सकते, नॉर्मल दे। अब बोलोगे नहीं उपाधि टाइटल लगते नहीं, SHO कुमार, SHO रविंद्र कुमार, ऐसे करके लगते हैं भैया बहुत सारे। तो दोस्तों अब एक चीज समझना, वो एक उपाधि नहीं है, समझो, वो टाइटल नहीं है, वो पोस्ट है, वो उसने हासिल करी है पढ़ लिख के, ठीक है। तो पोस्ट है, तो पोस्ट का नाम आप रख सकते हो। तो देखो एक चीज आप नोटिस करो, आर्टिकल 14 कानून के आगे सब बराबर। आर्टिकल 15 जाति धर्म लिंग जन्मस्थान पे भेदभाव खत्म हो जाएगा तो सब हो जाएंगे बराबर। आर्टिकल 16 बोलता है गवर्नमेंट जॉब में सब बराबर। 17 बोलता है अनटचेबिलिटी, सबको छूना स्टार्ट कर दोगे तो, ये नहीं छूना स्टार्ट, रोड पे कैसे छू रहे हैं, ठीक है। तो सबको छूना स्टार्ट कर दोगे तो इक्वल हो जाएगा। 18 टाइटल सबके हट जाएंगे तो सब इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब आर्टिकल 14 से 18 एक बात करता है राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 टू 18 किसकी बात कर रहा है? राइट टू इक्वालिटी। किसकी बात कर रहा है? राइट टू इक्वालिटी, जिसको बोलते हैं हम समानता का अधिकार। क्या बोलते हैं? समानता का अधिकार। क्लियर हो गया आर्टिकल 14 से 18। अब आ जाओ आर्टिकल 19 20, ठीक है। अब समझो आर्टिकल 19 क्या बोलता है। आर्टिकल 19 बोलता है अभिव्यक्ति की आजादी। क्या बोलता है दोस्तों? अभिव्यक्ति की आजादी। इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू एक्सप्रेस। क्या बोलते हैं? राइट टू एक्सप्रेस। हमारे को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। इसी के तहत आपने देखा होगा जो प्रेस होती है, यानी जो आपकी मीडिया होती है, वो कुछ भी बोलने लगती है, बहुत कुछ बोलती है, आपको पता ही है सारी चीजें। यहां तक ये भी बोल दिया था कि पाकिस्तान को ये कर दिया था, वो कर दिया था, पाकिस्तान भारत में मिल गया है, ऐसी ऐसी न्यूज आती रहती है, ठीक है। तो मीडिया इसी आधार पर कुछ भी बोल सकती है, इस आधार पे आप मौन रह सकते हो, ठीक है। अब उसी दिन मौन मत रहना जिस दिन पता लगे बच्चों का मैं टेस्ट ले रहा हूँ अकेडमी में, उसी दिन ओरल टेस्ट हो रहा है, उसी दिन मौन होगा, बोलो हम मौन व्रत पे, ठीक है। तो आप मौन रह सकते हो, इसी में आप है, मान लो, चलो छोड़ो मत मानो यार कुछ भी, ठीक है। मीडिया मौन समझ आ गया। तो इसी के अंदर हमें बहुत सारे क्या मिलते हैं? अधिकार मिलते हैं। तो आर्टिकल 19 में बहुत सारे अधिकार है, इसको संविधान की रीढ़ बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? संविधान की रीढ़। राइट टू संविधान की रीढ़ यानी बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो अभिव्यक्ति की आजादी में बहुत सारे आते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी में पहला ये, दूसरा बोलता है हम सभा बना सकते हैं। अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा। दूसरा सभा को बोलते हैं असेंबली, ठीक है। तीसरा संगठन बना सकते हैं, संगठन को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन, सभा संगठन। चौथा भ्रमण कर सकते हैं, ठीक है, टूर पे जा सकते हैं। पांचवा कहीं भी बस सकते हैं, बसना। छठा हम कोई भी संपत्ति खरीद सकते हैं, अब इसको खत्म कर दिया गया है, ठीक है, प्रॉपर्टी। और सातवां
हम कोई भी धंधा कर सकते हैं, यानी हम कोई भी बिजनेस, धंधा गलत नहीं होता, बिजनेस भी होता है, ठीक है। हमारे धंधे में टांग नहीं अड़ाने का, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। तो आर्टिकल 19 में बहुत सारी चीजें आती है। सबसे पहला अभिव्यक्ति, इसको संविधान की रीढ़ बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा आर्टिकल, देख लो कितनी सारी चीजें में प्रोवाइड करता है। राइट टू एक्सप्रेस इसी के अंदर आता है। अब देखो इसको स्टोरी से याद करते हैं। देखो जब हम कुछ भी बोल रहे हैं तो हम अकेले क्यों बोले, हम सभा बना के बोलेंगे। जैसे संविधान सभा बनी थी, हम छोटी सभा बना लेंगे, 10-15 को बिठा के तुम सभा में बोलेंगे। जब हमें लग रहा है हम सभा में अच्छा बोल पा रहे तो हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, तो 19 का 3 ऑर्गेनाइजेशन। जब हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो पूरे भारत में घूम घूम के बोलेंगे, तो पूरे भारत में घूमेंगे, चौथा भ्रमण। जब हम घूम घूम के बोलेंगे तो हम थक जाएंगे, तो हम कहीं बस जाएंगे, तो हम कहीं बस गए। जब बस जाएंगे तो बसने के लिए संपत्ति चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, तो हमें प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, और जब हमें प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी तो हमें काम करना पड़ेगा, यानी हमें धंधा करना पड़ेगा। ऐसे लाइन से आपको याद रखना है। 19 का 1 अभिव्यक्ति की आजादी। बोलो 2 क्या बोलता है, सभा। क्या बोलता है, सभा। 3 क्या बोलता है, संगठन। 4 भ्रमण। फटाफट बोलो, बोल नहीं रहे हो तुम लोग यार, बोलो जल्दी बताओ। पहला क्या बोलता है अभिव्यक्ति की, बोल ले यार, बोलना। पहला क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी। नींद से उठा दो सबको, ऐसे पढ़ाई करनी है। बताओ पहला क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी। दूसरा क्या है, सभा। तीसरा क्या है, संगठन। चौथा क्या है, भ्रमण। पांचवा क्या है आपका, बसना। छठा क्या है, संपत्ति। और सातवां क्या है, धंधा। तो ये 7 पॉइंट आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं, जो आपको क्लियर हो गए होंगे। आपको यहीं से समझ आ गया कि हम चल बसे हैं किसकी तरफ, किसकी तरफ चल बसे हैं दोस्तों, आर्टिकल 20 स्वतंत्रता के अधिकार की तरफ। 19 का 1 बोलता है एक्स पोस्ट फैक्टो। क्या बोलता है, एक्स पोस्ट फैक्टो। दूसरा आ जाओ, दूसरा बोलता है डबल जीपॉडी। ये टेक्निकल वर्ड है पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है, डबल जीपॉडी। और तीसरा बोलता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्या बोलता है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब आराम से समझना आप लोग। पहला क्या बोल रहा है, एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई भी अपराध कर दिया है और उस वक्त, मान लो आपने अभी अपराध करा, अभी मान लो आपने बकरी चुरा दी। अब बकरी चुरा लिया आपने, मान लो उसकी सजा 6 मंथ है। बकरी चुराने की सजा कितनी है, चोरी की सजा, मान लो चोरी की सजा क्या है, 6 मंथ। अभी आपने बकरी चुराया, उसकी सजा कितनी है, 6 मंथ। लेकिन केस चलते चलते प्रूफ हुआ 1 साल बाद कि आपने बकरी चुराई थी। 1 साल बाद हो गई उसकी सजा फांसी। तो अब बताओ आपको सजा मिलेगी 6 मंथ या फांसी। तो आपको 6 मंथ सजा मिलेगी। क्यों, जब आपने चोरी करी थी तब रूल क्या था, साफ इस एक्स पोस्ट फैक्टो में देखा जाएगा। जब आपने अपराध करा था तब रूल क्या था, अपराध के समय का रूल, के समय की सजा। अपराध के समय की सजा मिलेगी कि अपराध के वक्त आपकी सजा क्या थी, ठीक है, वही सजा आपको मिलेगी। ऐसे सजा देने लग गए तो बाबर के टाइम पे हाथ काट देते, तो हाथ काट दो, ऐसे नहीं होता ना, ठीक है। अपराध के डबल जीपार्डी, एक अपराध की एक सजा। एक बकरी चोरी करी है तो एक ही सजा मिलेगी, एक अपराध की एक सजा। अगर एक बकरी चोरी करी है तो एक ही सजा मिलेगी, उसके बदले 5 सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। आज आप कितनी बार देखते हो कि पुलिस वाले धमका धमका के आपको बोलते हैं कि कोर्ट में जाके बोल देना क्या, कि तुमने ये किया, ये किया। चुपचाप मंस दो थाने में कि हाँ हम बोल देंगे। कोर्ट में जाओ सब असली बक देना, ये बुलवा रहे थे हमसे, हम तो बोल रहे, ये बोल रहे थे बोल लो, तो हम बोले थे, ठीक है। तो गवाही आप खुद के खिलाफ नहीं दे सकते, कोर्ट भी बोलता है। अगर कोर्ट में आप ये बोलते हो ना कि मैंने ही मर्डर किया, तो सबूत क्या है आपके खिलाफ, जब तक सबूत पेश नहीं होंगे तब तक आपको जेल में बंद नहीं कर सकते। पुलिस वाले मार कुटवा के भी वहां बुलवा लेते हैं, ठीक है, कि आपको ऐसे बोलना है, ये बोलना है, सिखा पढ़ा के, ठीक है। तो वहां पे आप नहीं कुछ भी एकदम आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, और दोगे तो उसके लिए क्या चाहिए, सबूत। तो आर्टिकल 20 क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। पहला बोलता है एक्स पोस्ट फैक्टो, डबल जीपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। पानी पी लूं जब तक दोस्तों, चलो आर्टिकल 20 पे आ गए हम 30 मिनट में। आसान लग रही है ना पॉलिटिकल साइंस दोस्तों, संविधान पढ़ रहे हो, वकील बनने का प्रोसेस चल रहा है, टाई तक पहन लिया तुमने, धीरे धीरे तुम्हें सब पहना देंगे, ठीक है, टाई तक आ गई है, धीरे धीरे सब। अब आ जाओ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बोलता है दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। क्या बोलता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। इसको बोलते हैं लाइफ एंड पर्सनल स्वतंत्रता को बोलते हैं लिबर्टी। क्या बोलते हैं, लिबर्टी। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। आर्टिकल 21 बोलता है हमें जिंदगी जीने की पूरी पूरी स्वतंत्रता है, और पर्सनल लिबर्टी मतलब हमारा कुछ भी पर्सनल है वो हम रख सकते हैं। जैसे कि हम कहीं भी घूम, हमारी अपनी प्राइवेसी है, अगर हमारी प्राइवेसी कोई छीनेगा तो आर्टिकल 21 के तहत हम उस पर क्या कर सकते हैं, केस। जैसे बहुत सारे बच्चों को मेरा फोन का पासवर्ड पता है, केस कर दूंगा, ठीक है। प्राइवेसी अपनी, आप फॉरेन में घूमो, आपको कोई मना नहीं कर सकता, घूमो आराम से, आपकी प्राइवेसी है, ठीक है। फॉरेन में घूमो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद और क्या क्या भैया, विदेश में घूम सकते हैं आप लोग, और बताओ प्राइवेसी, और बस 2 काफी है दोस्तों, ठीक है। अब देखो
लाइफ, हमें लाइफ जीने की इतनी स्वतंत्रता है कि हम खुद भी नहीं मर सकते। अगर दोस्तों आप फांसी लगाने की सोच रहे हो, समझ आया, तो मत लगाना। अगर तुम बच गए, मर गए तो अब कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम बच गए तो पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, लगाएंगे धारा 309 और पैक कर देंगे। तो बोलेंगे फांसी लगा रहा था, नहीं लगाना फांसी, ठीक है। तो तेरे को आगे जाके तू पता महात्मा गांधी बन जा, कोई बन जाए, तेरे को जीना है, तेरे को खुद के लिए नहीं जीना, तेरे को देश के लिए जीना है, संविधान के लिए जीना है। तो संविधान बोलता है कोई भी, इसलिए तुम देखा होगा आत्महत्या तो कर ही नहीं सकते। प्लस में अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हो, आप सीट बेल्ट, ठीक है, सीट बेल्ट ये सब नहीं लगाते हो तो आप पे चालान लगता है। चालान क्यों लग रहा है? सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो तुम मरोगे, हेलमेट नहीं लगाओ तुम मरोगे, लेकिन फिर भी सरकार बोले नहीं तेरे को जीना है, उस पर चालान लगाते हैं दबा के एकदम। तो आर्टिकल 21 क्या हो गया दोस्तों? क्लियर। अब आ जाओ आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 है गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट। तो गिरफ्तारी से संरक्षण की बात हो रही है यहां पे, प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट। अब देखो गिरफ्तारी संरक्षण, यहां पे दो चीजें, इसको बहुत लंबा तो नहीं पढ़ेंगे, हल्का सा निकाल देंगे फटफट। एक को बोलते हैं प्यूनिटिव, एक को बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसको बोलते हैं हिंदी में निवारक निरोध। क्या बोलते हैं? निवारक निरोध। और इसको बोलते हैं दोस्तों दंडात्मक। अब दोनों में डिफरेंस क्या भैया? अगर आप कोई कर्मकांड कर चुके हो, अगर आप मर्डर कर चुके हो तो आप गलत साबित हो चुके हो, पुलिस वाले आएंगे, सबसे पहले दिखाएंगे वारंट एफआईआर। सबसे पहले क्या दिखाएंगे? वारंट एफआईआर। फिर आपको 24 घंटे वारंट, सबसे पहले क्या दिखाएंगे आपको? वारंट। फिर आपको 24 घंटे के अंदर अंदर ले जाना पड़ेगा कोर्ट, और आप अपना वकील कर सकते हो, अपना लॉयर कर सकते हो। तो ये तीन चीज होती है इसमें कंफर्म है आप। लेकिन कभी कभार शक होता है आप पे। क्या होता है? शक, कि आप कांड, आपने देखा होगा बहुत सारे बदमाशों को जब कोई ऐसा टाइम आता है इलेक्शन का, सब में पहले उनको कैप्चर कर लिया जाता है कि कुछ गलत करना ले, डर होता है, इसी कारण प्रशासन आपको उठा लेता है। इसमें प्रशासन कंफर्म हो चुका है कि आप गलत हो, इसमें प्रशासन को आपसे डर है, इसलिए प्रशासन आपको गिरफ्तार करेगा। इसमें कोई वारंट नहीं दिखाएगा, 24 घंटे में कोर्ट नहीं ले जाएगा, कहीं भी 3 मंथ तक आपको नाप देगा जेल में, 3 मंथ तक रख सकता है। ज्यादा से ज्यादा अगर और हुआ तो 6 मंथ, 1 साल भी खींच देगा। 3 मंथ तक तो रखेगा, 3 मंथ बाद आपको छोड़ेगा, 6 मंथ तक रख लेगा, उसके बाद हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में डिस्कशन होगा, फिर आपको छोड़ा जाएगा। प्रशासन चाहेगा तो 1 साल तक आराम से रख सकता है, लेकिन निवारक निरोध अधिकतम कितने मंथ तक रख लेगा? 3 मंथ तक रख लेगा। तो दोस्तों इसमें फंस जाना, उसमें मत फंसना, उसमें एकदम गंदा है, एकदम उठा लेता है ये सारी चीजें, ठीक है। तो प्यूनिटिव निवारक निरोध आपको समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी आता है निवारक निरोध क्या है, और मिड टर्म में भी पूछा था। ये क्लियर हो गया आपको आर्टिकल 22। अच्छा आर्टिकल 19 टू 22 आप एक चीज नोटिस कर रहे हो दोस्तों, आर्टिकल 19 किसकी बात कर रहा है? स्वतंत्रता की। 20 भी किसकी बात कर रहा है? स्वतंत्रता की। 21 भी किसकी बात कर रहा है? स्वतंत्रता की। और 22 भी किसकी बात कर रहा है? स्वतंत्रता ही तो दे रहा है कि आपको ये सब मिलेगा। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल 19 टू 22 किसकी बात कर रहा है? कोने पे लिखूं, आर्टिकल 19 से 22 किसकी बात कर रहा है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अब आ जाओ अगला, देखो कितना सारा आर्टिकल पढ़ लिया तुमने। अब आर्टिकल 23-24 समझ आ रहा होगा एकदम बढ़िया तरीके से, मजा आएगा एकदम, बहुत बढ़िया, खत्म ही होने वाले हैं आर्टिकल। आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 बोलता है दोस्तों कि आप बलात्श्रम, बलात्श्रम मतलब समझते हो? फोर्सफुली काम। बलात्श्रम मतलब क्या होता है? फोर्सफुली काम। बेगारी, बेगारी मतलब होता है बिना पैसे के काम कराना, बेगारी मतलब बिना पैसे के काम कराना, बलात्श्रम फोर्सफुली काम कराना। बंधुआ मजदूरी, बहुत सारे मजदूरों को, ये बिहार की, इसमें सुनाऊंगा आपको स्टोरी, बंधुआ मजदूरी। और चौथा आपका आ जाएगा दोस्तों मानव तस्करी, है ना, ये सब बैन है। आप किसी से फोर्सफुली काम नहीं करा सकते। 8 घंटे की जॉब कर रहा है तो करेगा, उसके बाद आप 9वां घंटा नहीं लगवा सकते, ओवर टाइम उसका मन करेगा तो करेगा, नहीं फोर्सफुली काम नहीं करा सकते। लेकिन अगर देश की बात आएगी तो फोर्सफुली काम करा लिया जाएगा दोस्तों। अगर मान लो किसी देश से लड़ाई हो गई और उसमें लड़ाई वड़ाई में बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है, हथियार वगैरह बनाने की, तो फिर करवा लेंगे, फिर फोर्सफुली करना पड़ेगा काम। तो देश के लिए बंदे जान दे देते तो काम नहीं कर पाओगे। बेगारी, बिना पैसे के आपसे कोई काम नहीं कर सकता। अभी मैं अकेडमी में किसी बच्चे को बोलूँ कि सारी चेयर लगा दो, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, और 2 रुपये देके भगा दिया, मारेगा अलग से, ठीक है। बोले भैया क्या कर दिए तुम, बताओ, 2 रुपये देके भगा दिए। बंधुआ मजदूरी,
गांव में तुमने देखा होगा पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे मान लो किसी मजदूर ने साहूकार से बहुत कर्ज ले लिया, अब वो मजदूर उसके घर पे काम करता था, उसी से ब्याज चुकती थी, फिर उसका बेटा भी उसी घर पे काम करा, फिर उसका बेटा, ऐसे बंधुआ मजदूर बना के बहुत टाइम तक रख लिया जाता था, बेटा का बेटा ऐसे काम किया जा रहा है। तो अब ये नहीं करवा सकते, पकड़े गए नाप देंगे, मानव तस्करी, मानव को एक जगह से दूसरी जगह बेचना, ठीक है, ये तो अब खत्म ही है। ये सब कर गए तो फिर क्या होगा वो तुम लोगों को पता है, ठीक है। बहुत आपने पहले सुना होगा लड़कियों को बेच रहे हैं, लड़कों को बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो अभी चीज में क्या लगा दिया, बैन लगा दिया, आर्टिकल 23, आप किसी का शोषण नहीं कर सकते। आर्टिकल 24, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप 2 जगह काम नहीं करा सकते। एक, आप कारखाने यानी फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते। दूसरा, आप माइनिंग में काम, खुदाई में नहीं करा, फैक्ट्री, मान लो बम की फैक्ट्री हो, बच्चों को बम की फैक्ट्री, छोटा बच्चा जो था बम देख के उसको मजा आ जाएगा, दिवाली मनाएंगे, पहले ही मना लेते, घुसा अंदर, एक सुतली बम जला दिया, मिर्ची बम जला दे, ले पूरा एकदम फूक ही दिया पूरा फैक्ट्री। तो छोटे बच्चों को नहीं करा सकते। माइनिंग, खुदाई हो रही है, बहुत फिल्मों में देखा हो तुमने, बच्चा माइनिंग में काम करा, काम करते मन करा, आओ फुटबॉल खेल ले, थोड़ा फुटबॉल खेला, फुटबॉल गई गड्ढे में, बच्चा भी गया गड्ढे में, अब बच्चा निकालो, फुटबॉल निकालो। तो माइनिंग और फैक्ट्री वगैरह में छोटे बच्चों को, 14 साल से कम एज वालों को काम नहीं करा सकते। आर्टिकल 23 और 24 से आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे बात हो रही है, एकदम सही सोच रहे हैं आप, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। किसकी बात हो रही है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। किसकी बात हो रही है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसकी बात हो रही है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। समझ आ रहा है दोस्तों, तो इसकी बात हो रही थी इसमें आर्टिकल 23 से 24। अब आ जाओ 25 से 28, इसमें खत्म करें। अब छोटे छोटे आर्टिकल बचे हैं दोस्तों, फटाफट निपटेगा। बड़े बड़े आर्टिकल हमने पढ़ लिए 27 और 28। आर्टिकल 25 बोलता है कंसाइंस, अतःकरण की स्वतंत्रता। क्या बोलता है हिंदी में, अतःकरण। 26 सामूहिक। 25 बोलता है कि हम अंदर से जिस धर्म को फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। अगर हम अंदर से, हमारे को लगता है हिंदू धर्म फॉलो करना है तो करो, इस्लाम धर्म फॉलो करना है तो करो, सिख धर्म फॉलो करना है करो, ईसाई धर्म फॉलो करना है, मतलब अंदर से अगर आपकी इच्छा है किसी धर्म को फॉलो करने की तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर्टिकल 26 बोलता है कि भाई हम सामूहिक धर्म फॉलो करना चाहते हैं, हम जागरण करना चाहते हैं, हम मंदिर में पूजा करना चाहते हैं, हम कुछ मान लो बड़ा कार्यक्रम करना चाहते हैं धार्मिक रूप में, आप करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आर्टिकल 26 आपको अनुमति देता है, ठीक है। आर्टिकल 25 बोलता है खुद से फॉलो करो, 26 बोलता है सबसे फॉलो करो, सब साथ में मिलकर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर्टिकल 27 बोलता है दोस्तों कि आप धार्मिक चीजों से, रिलीजियन वाली चीजों से आप टैक्स नहीं ले सकते। धार्मिक चीजों से आप टैक्स नहीं ले सकते, ठीक है। टैक्स, भैया टैक्स कैसे नहीं ले सकते, आपने देखा कभी मंदिर में घुस गए, लाओ दान पात्र में कितना है, टैक्स दे दो 20%, कभी नहीं देखा हुआ, ले नहीं सकते, टैक्स नहीं ले सकते धार्मिक चीजों से, ठीक है। आर्टिकल 28 बोलता है कि धार्मिक चीजें आप स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। धार्मिक चीजें आप गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। गवर्नमेंट स्कूल में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। तो आर्टिकल 25 से 28 बात करता है किसकी, राइट टू रिलीजियन। किसकी बात करता है, राइट टू फ्रीडम रिलीजियन, है ना, राइट टू फ्रीडम रिलीजियन। आर्टिकल 25 टू 28 हिंदी में क्या बोलते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर हो गया दोस्तों, आर्टिकल 25 से 28 में कोई दिक्कत परेशानी। अब आ जाओ आर्टिकल 29 और 30, ठीक है। आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 बोलता है कि धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति, क्या हो गया सिवाय छोटे, क्या हो गया, माइनॉरिटी हो। अगर दोस्तों क्या हो, धर्म, जाति या कोई किसी रिलीजन का हो या कास्ट का हो या आपका कोई भाषा संस्कृति, अगर इन चारों बेस पे वो माइनॉरिटी हो तो आप उसको एजुकेशन लेने से नहीं रोक सकते। ऐसा नहीं कि भाई तू जैन है, तू नहीं आएगा इस संस्थान में, आप एजुकेशन और संस्थान में घुसने से नहीं रोक सकते। अगर वो माइनॉरिटी चले, तो मेजोरिटी हो वैसे कोई नहीं सताता, माइनॉरिटी की बात हो रही है तो भाषा, जाति के बेस पे आप ऐसे भेज दो ना, नीची कास्ट का, पहले क्या होता है नीची कास्ट वाले को नहीं पढ़ने देते थे, अब ऐसे करके दिखाओ, हालत खराब कर देंगे। भाषा, वो कोई भी भाषा बोलता हो आप नहीं रोक सकते। संस्कृति, साउथ में लोग लुंगी पहनते हैं, उनकी वो संस्कृति है, तो आप संस्थान में रुकने से थोड़ी रोक लोगे। हाँ, अगर उसको खुद को अजीब सा फील हो, उसको खुद को शर्म आए, तो फिर वो अपनी संस्था खोल सकता है। आर्टिकल 30 अनुमति देता है कि आप अपनी संस्था खोल लो, अपना इंस्टीट्यूशन खोल लो,
ठीक है, सरकार आपको हेल्प करेगी। तो ये मदरसे वगैरह चलते हैं, तो ये अपने इंस्टीट्यूशन तो है, ठीक है, मदरसे वगैरह चलते हैं। तो आर्टिकल 30 इस चीज की अनुमति देता है। तो आर्टिकल 29 और 30 दोस्तों क्या बोल रहा है? आर्टिकल 29 30 क्या बोल रहा है बताओ? राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, ठीक है, आर्टिकल 29 से 30। अब बोलोगे आर्टिकल 31 क्या है? तो आर्टिकल 31 दोस्तों खत्म हो गया। आर्टिकल 31 था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी खत्म होने वाले हैं, आर्टिकल आ गए हैं अमेंड में, राइट टू प्रॉपर्टी। तो दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टी था संपत्ति का अधिकार, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संपत्ति का अधिकार। पहले क्या होता था, लोगों की अपनी संपत्ति हुआ करती थी दोस्तों, क्या हुआ करती थी? अपनी संपत्ति। तो ये हमारा पहला मौलिक अधिकार था, तो हमारी कोई भी संपत्ति नहीं छीन सकता था। सरकार भी छीनेगी तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, सरकार को वापस देनी पड़ेगी। इससे क्या होता था, कोई मान लो रेलवे ट्रैक बिछ रहा है तो विकास करने में दिक्कत आती थी। अब रेलवे ट्रैक किसी का घर आगे पड़ गया तो बोलता नहीं ये मेरे दादा की संपत्ति है, मैं घर नहीं हटाऊंगा ऐसे, तुम मेरे छत से निकालो ये रेलवे ट्रैक, ऐसे जाएगा, या मेरे ऐसे करके निकालो। फिर वहां किसी घर आगे बोलता था ऐसे, तो ऐसे तो ट्रेन जाएगी नहीं भाई, ठीक है ना, कि ट्रेन ऐसे जाएगी। तो ये दिक्कत हो रही थी, तो फिर बोला गया कि नहीं भाई, राइट टू प्रॉपर्टी छीनो, इसको कानूनी अधिकार बनाओ, इसको मौलिक अधिकार से निकालो। अगर वो कानूनी अधिकार बन गया तो सरकार फिर कार्रवाई कर सकती है, मौलिक अधिकार हुआ तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। तो फिर सरकार ने क्या करा, संपत्ति के अधिकार को हटाया। 44वां संशोधन हुआ। कौन सा हुआ? 44वां संशोधन। संशोधन मतलब चेंज, इंग्लिश में अमेंडमेंट बोलते हैं, बता चुका हूं। 1978 में इसको चेंज करते हैं, और ये काम करते हैं मोरारजी देसाई। कौन करते हैं? मोरारजी देसाई। इसको चेंज करके इसको कानूनी अधिकार बनाते हैं। इसको सीधा आर्टिकल 31 से सीधा दूर दूर फेंक दिया जाता है, सीधा 300 के काम है, 300 के काम है, मतलब ये दूर दूर तक नहीं दिखता, इसको सीधा फेंक दिया गया इतना दूर। तो आर्टिकल 31 क्या हो गया? खत्म। अब आर्टिकल 32 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 33 34 35 हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 33 34 35 कोई लेन देन नहीं है। आर्टिकल 32 तक ही पढ़ेंगे, फिर हम आ जाएंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे। इतना आप लोग समझो, ठीक है। आर्टिकल 32 में सीधा आ जाओ। मैं पानी पी के एक बार देख लेता हूँ वीडियो बन रही है नहीं बन रही, ठीक है, पहले देख लो हरा हरा चल रहा है, ठीक है, वीडियो देख लेता हूँ बन रही है, फिर हम आर्टिकल 32 पढ़ते हैं। एकदम मजा आ गया होगा आपको, पूरा चैप्टर एकदम टिप पे। सबसे इजी, इससे इजी नहीं हो सकता आर्टिकल दोस्तों। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हो, आर्टिकल 32। आर्टिकल 30 31 तक आपको दिखाया गया है, आपके पास ये राइट्स है। अब आपको इस आर्टिकल 32 में ये बताया जाएगा कि आप इन राइट्स का प्रयोग इसको लेके कर सकते हो। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के तहत ही आप दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर आर्टिकल 32 को हटा दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट कैसे जाओगे? आप बोलोगे मेरे साथ भेदभाव हुआ है, किसको बोलोगे? सुप्रीम कोर्ट कहां जाओगे? क्योंकि आर्टिकल कौन आ गया? 32 क्या बोलता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो आर्टिकल 32 के थ्रू। तो आर्टिकल 32 कुछ रीट्स जारी करता है। क्या जारी करता है? रीट। क्या जारी करता है दोस्तों? कुछ रीट जारी करता है। इस रीट्स का प्रयोग करके आप जा सकते हो कहां? सुप्रीम कोर्ट। तो भैया बताओ वो रीट्स कौन कौन से? तो इसको याद कर लो टिक के साथ। देखो 10th पास होने के बाद बच्चा लेता है पीसीएम, हार्ड क्वेश्चन, पहला लेटर उठा लो, पीसीएम हार्ड क्वेश्चन। पी से हो जाएगा प्रोहिबिशन। क्या हो जाएगा? प्रोहिबिशन। फिर इसको लाइन से लिखेंगे हम, प्रोहिबिशन। सी से हो जाएगा सर्टियोरारी, सर्टियोरारी, सर्टियोरारी। एम से हो जाएगा मेंडामस। क्या हो जाएगा? मेंडामस। ये नाम है, ये सब याद करने, आपको हिंदी में भी पूछ लेता है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में करने हैं। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस। क्यू से हो जाएगा क्यो वारेंटो। क्यो से क्या हो जाएगा? क्यो वारेंटो, क्यो वारेंटो, क्यो वारेंटो, ठीक है। प्रोहिबिशन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रतिषेध। क्या बोलते हैं? प्रतिषेध। और निषेध अधिकार, कुछ भी बोल सकते हो, निषेध अधिकार भी बोल सकते हो, निषेध अधिकार हिंदी में, ठीक है। और सर्टियोरारी को बोलते हैं उत्प्रेक्षण दीठ। क्या बोलते हैं? उत्प्रेक्षण दीठ। मैंडामस को बोलते हैं परमादेश। क्या बोलते हैं? परमादेश। हैबियस कॉर्पस को बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। सारे मुश्किल वर्ड आज इसी में पढ़ लोगे तुम, लेकिन इतना आसान कर दिया ना कंटेंट, तुम्हें मजा आ जाएगा एकदम। अधिकार, लाइक फॉलो कमेंट मार दो यार, बढ़िया बढ़िया। इतना सोच रहे हो, जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक कमेंट करो एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो अब ये हमें पढ़ने अच्छी तरीके से, अब आराम से आप लोग समझना, इसको लाइन से पढ़ेंगे। सबसे पहला आएगा हैबियस कॉर्पस, सबसे पहला हैबियस कॉर्पस, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका मेंडामस, वो मैंने तुम्हें याद कराने के लिए ट्रिक बताई थी, अब ऐसे लाइन से आपको याद रखना है, मेंडामस। तीसरा हो जाएगा सर्टियोरारी, सर्टियोरारी। चौथा हो जाएगा आपका प्रोहिबिशन, और पांचवा हो जाएगा आपका
क्यों वारंटो, क्यों वारंटो। ठीक है, तो पहला हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टियोरारी, प्रोहिबिशन और क्यों वारंटो। हैबियस कॉर्पस को हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको बोलते हैं परमादेश, इसको बोलते हैं उत्प्रेक्षण, इसको बोलते हैं प्रतिषेध या फिर निषेध अधिकार। ठीक है, प्रतिषेध, इसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद होना चाहिए। अब आराम से समझते हैं चीजों को, आपको एकदम टिप पे हो जाएगा। हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है दोस्तों, हमने आर्टिकल 22 में पढ़ा था, अगर आपको पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं 24 घंटे में आपको कोर्ट लेके जाएंगे, उसमें छुट्टी उट्टी का दिन नहीं गिना जाएगा, ट्रांसपोर्ट का दिन, ट्रैफिक का दिन नहीं गिना जाएगा, लेकिन 24 घंटे में आपको कोर्ट लेके जाएगा। अगर 24 घंटे में कोर्ट नहीं लिया जा सकता तो आप अपने पेरेंट्स के थ्रू अर्जी दिलवा सकते हैं सीधा, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट की। हमारे बच्चे को बताओ इतने दिन से थाने में पीट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप मेरे बच्चे को बुलाओ। तो फिर आपके सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी करेगा बंदी प्रत्यक्षण, उस पुलिस स्टेशन में बोलेगा उसको लेके आओ मेरे पास, उस बॉडी को लेके आओ और तुम भी आओ साथ में। तो दोनों को बुलाएगा, फिर तय करेगा क्या गलत है क्या सही है, फिर उसके बाद पुलिस वालों को चमकाएगा कि इतना दिन तुमने कैसे रख लिया, सस्पेंड भी कर देते हैं, हालत भी खराब कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में 24 घंटे में कहां पहुंचाना है? कोर्ट। अगर नहीं पहुंचाया तो दिक्कत परेशानी हो सकती है। उसके बाद मैंडामस, मैंडामस बोलता है कि आप अपनी पद का मिसयूज नहीं कर सकते, सीधा बोलता है आप अपनी पोस्ट का मिसयूज नहीं कर सकते। जैसे आपने स्कूलों में देखा होगा, बहुत स्कूलों में मैम सबको देखा होगा फोन पे बतियाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, बहुत सारे स्कूलों में देखो, मैं पढ़ता था उसमें तो यही होता था। जब मैं पढ़ता था मैम आती थी, बच्चों पढ़ो 5 मिनट रीडिंग करो, मैं आ रही हूँ, 5 मिनट करते करते 50 मिनट कब निकल जाते थे, ना मैम को पता लगता था ना हमें पता लगता था। तो मैम आर्टिकल 21 का कहा, देखो आर्टिकल 21 बोलता था प्राण और देह स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 क्या बोलता था? प्राण और देह स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 का क्या बोलता है? राइट टू एजुकेशन। ठीक है, हमें 21 का क क्या बोलता है कि हमें एजुकेशन का राइट है, राइट टू एजुकेशन। तो बताओ हमारी एजुकेशन का तो नुकसान हो रहा है भाई, हमारी शिक्षा का तो क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो इसी कारण आप मैम को फिर चमकाया जाएगा, परमादेश जारी होगा कि आप ये गलत कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद फिर काफी टाइम बाद सस्पेंड और फिर टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो आप अपनी पोस्ट का मिसयूज नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों ये दोनों कोर्ट के लिए इस पर डिस्कस करेंगे। अधिकार परीक्षा पे आ जाओ। आप एक ऐसी पोस्ट पे चले गए जो आप डिजर्व ही नहीं करते। जैसे मैं नॉर्मल सी बात बोलूं, अभी क्लास के अंदर मान लो कि तुम स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आप झाड़ू पोछा करने का काम करते हो झाड़ू पोछा करने का, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है, मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, झाड़ू पोछा काम करते हो, करते भी होगे तो क्या हो गया, तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, झाड़ू पोछा करते करते आप मैम की जगह पढ़ाने चले गए, मैम तो बतिया रही थी बार, आप अंदर घुस के पढ़ाने लग गए, आइए मैं पढ़ाता हूँ आपको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट, हमारे राइट है चोरी करना, ये करना, वो करना, बोतल चोरी कर लो, ठीक है, पेन चुबा दो, ये सब आप जाके बोल दिए। तो इसका मतलब आप वो डिजर्व नहीं करते थे, आप झाड़ू पोछा डिजर्व करते हो ना कि आप पढ़ाना डिजर्व करते हो। आप उस पोस्ट पे कैसे पहुंच गए? तो आप पे जारी होगा अधिकार परीक्षा। ठीक है, कि आप जो डिजर्व करते हो वहीं तक रहो, उससे ऊपर नहीं जा सकते, डिजर्विंग चीजों तक ही रहना, उससे ऊपर नहीं जा सकते। उसके बाद आप सर्ट क्वालिफिकेशन की बात करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन उतनी होनी चाहिए। ठीक है, और आपसे पूछ भी लिया कि आप किस क्वालिफिकेशन के थे जो आप पढ़ाने चले गए, वहां पे क्या क्वालिफिकेशन है, तो नाप देगा सुप्रीम कोर्ट। अब आ जाइए, प्रतिषेध मतलब होता है, देखो अगर कोई भी हाई कोर्ट है या मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई ऐसा कानून चल रहा है जो उसके बाहर आता है, मतलब उसके अधिकार क्षेत्र से क्या आ रहा है, बाहर, वो किसी और का है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस पर डिसीजन लेने लग गया। मान लो उसके बाहर का आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस पर क्या ले रहा है, डिसीजन, तुरंत हाई कोर्ट उसको शांत करके मंगा लेगा ऊपर, बोलेगा चुप हो जा, इस पर तू डिसीजन मत ले, ठीक है, तेरे अंदर आता ही नहीं है। तो वो कार्यवाही चल रही है, कार्यवाही चलते चलते स्टॉप कर देगा, हाई कोर्ट बोलेगा चुप हो जा, उसको ऊपर मंगा लेगा। और हाई कोर्ट के अंदर वो नहीं आता तो हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट बोलेगा चुप हो जा, उसको ऊपर भेज दे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आता, ऐसा हो नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट सब पे डिसीजन ले सकता है, ठीक है, सब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही आएगा। लेकिन उत्प्रेक्षण में उल्टा होता है। उत्प्रेक्षण में क्या होता है, जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऐसी चीज पे डिसीजन ले दिया, इसमें तो कार्रवाई चल रही थी, इसने डिसीजन ले दिया, बोला होगा ऐसे। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन ले दिया था कि राम मंदिर पे डिसीजन लिया था, लेकिन राम मंदिर के डिसीजन को कट करा किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, उसको ऊपर मंगाया। इसका मतलब इन दोनों में एक ही डिफरेंस है, दोनों में चीजें ट्रांसफर ही हो रही है, लेकिन एक डिफरेंस है, प्रोहिबिशन में रोक के ऊपर मंगाया जा रहा है, कार्रवाई चल रही है प्रोसेस में तब ऊपर मंगाया जा रहा है, सर्टियोरारी में कार्रवाई हो चुकी है उसको कैंसिल करके ऊपर मंगाया जा रहा है, ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो यही था आपका आर्टिकल 32, जिसके तहत आप सीधा कहां जा सकते हो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट। कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट भी आप जा सकते हो, किस आर्टिकल के तहत आप जरूर बताएं कमेंट करके कि हाई कोर्ट आप किस आर्टिकल के तहत जा सकते हो। तो ये था आपका आर्टिकल 32। 33, 34, 35 का जिक्र नहीं करना क्योंकि कोई फायदा नहीं है, 32 तक ठीक है, आप इतना पढ़ो। 33 सेना गुप्तचर मीडिया वगैरह के बारे में, 34 मार्शल लॉ और 35 अपडेट के बारे में, तो उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इतना ही है। ठीक है, 32 क्लियर हो गया। अब हमें किस पे चर्चा करना है, डीपीएसपी। किस पे चर्चा करना है, डीपीएसपी।
डीपीएसपी पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, हल्का से तुम्हें समझाने के लिए है। फिर उसके बाद सीधा हम आ जाएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, और हम सीधा डीपीएसपी में देखो आर्टिकल है लेकिन आर्टिकल नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप 32 आर्टिकल टिप पे करो, डीपीएसपी पढ़ाऊंगा आपको जब आप 12th क्लियर करोगे उसके बाद। अभी ये आर्टिकल का ज्यादा डिस्कशन नहीं करा गया, मैं ऊपरी ऊपरी फिर भी चलो 4-5 में आर्टिकल आपको डिस्कस कर दूंगा। पानी पी लेता हूँ फिर हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। डीपीएसपी पे डिस्कशन करते हैं। डीपीएसपी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स पे कार्रवाई हो सकती है, अगर उसको कोई भी फॉलो नहीं करेगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी पीपल, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। डीपीएसपी की फुल फॉर्म हिंदी में बोलते हैं इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। केटी शाह एक बंदा है, उसने एक बात कही है। पहले समझो इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है, स्टेट को एक डायरेक्शन दी जाती है कि इस डायरेक्शन पे आपको काम करना है, लेकिन उसका मन उस डायरेक्शन में वो काम करे चाहे नहीं। सभी स्टेट को बोल दिया गया, 28 स्टेट को कुछ बातें बोली गई है कि इसको आपको फॉलो करना है, लेकिन मैं पहले चैप्टर में बता चुका हूं, आप अच्छे से उसको वीडियो को देखना, कि उसका मन उस पर वो करे चाहे नहीं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में ऐसा नहीं है, फंडामेंटल रूल्स है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। डीपीएसपी एक टाइप के एथिक्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए, ठीक है। जैसे कि सभी स्टेट को बोला गया है कि दारू आप बैन कर दीजिए, लेकिन कुछ स्टेट में दारू चल रही है, कुछ में बैन है, स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया है आप फॉलो करने के लिए, स्टेट का मन करेगा चाहे नहीं। जिस स्टेट के पास पैसा होगा वृद्धा पेंशन देगा, नहीं तो नहीं देगा। आप पेंशन के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, इसमें आप कोर्ट जा ही नहीं सकते। इसमें जितनी भी चीजें आएगी डीपीएसपी में आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये वाद योग्य है नहीं, इस पर वाद विवाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टेट के पास पैसा होगा तो करेगा, नहीं तो नहीं। हर एक स्टेट को बोला गया कि आप इतनी सैलरी दें कि उसका जीवन यापन चल सके, और जीवन यापन 18,000 सैलरी हर एक बंदे की होनी चाहिए। आप खुद देख लो कितने लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके 18,000 सैलरी नहीं है, क्योंकि स्टेट के पास पैसा ही नहीं है। केटी शाह ने बोला है कि ये एक ऐसा चेक है, जब मन करता है देता है, जब नहीं, मतलब डीपीएसपी एक ऐसा बैंक है, ये चेक अपने अनुसार प्रोवाइड करता है, पैसा है तो दे देगा, चेक नहीं है तो नहीं देगा, ठीक है। तो वही है। तो डीपीएसपी के थोड़े से आर्टिकल में बता देता हूं, इसकी चर्चा कर रखी है भाग नंबर 4 में, और आर्टिकल है 36 to 51। आर्टिकल कितने हैं, 36 to 51। थोड़े बहुत मैं चर्चा कर रहा हूं, ज्यादा जरूरत भी नहीं है, ठीक है। थोड़े बहुत आर्टिकल समझ लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। सारे आर्टिकल हम नहीं पढ़ेंगे जिससे आपको समझ आए। 36 एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन में कर चुका हूं, ठीक है, फॉलो करने चाहिए। 37 बोलता है कि आप इसमें न्यायालय नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते। दोस्तों न्यायालय जाने की अनुमति नहीं है। अगर आपकी अम्मा जी को पेंशन नहीं मिलती, आप न्यायालय नहीं जा सकते। वृद्धा पेंशन नहीं मिलती, नहीं जा सकते। हैंडीकैप की पेंशन नहीं मिलती, नहीं जा सकते। आर्टिकल 38 बोलता है कि लोक कल्याण के लिए, जनता के विकास के लिए। दोस्तों लोक कल्याण मतलब वेलफेयर, ठीक है, सोसाइटी मतलब वेलफेयर, चीजें होनी चाहिए, चीजें अच्छी होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, तो ये लोक कल्याण के लिए। उसके बाद 39 बोलता है समान कार्य का समान वेतन। क्या कार्य, घर से फोन आ गया था भाई, कोई बात नहीं। समान कार्य का समान वेतन, समान कार्य का दोस्तों समान वेतन। इसका मतलब मेल हो चाहे फीमेल हो, सेम काम का सेम वेतन मिलना चाहिए। ये चीज बहुत अच्छे से फॉलो हो जाती है गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में समान वेतन मिल जाता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। किसी में फीमेल को ज्यादा, अब तो वैसे फीमेल की डिमांड्स बढ़ रही है, फीमेल को ज्यादा मिल रहा है और मेल को सैलरी कम मिल रही है, ठीक है। दिल्ली वगैरह के अंदर तो ऐसे ही होता है खासकर। आर्टिकल 39 ये बोलता है समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। आर्टिकल 40 बात करता है पंचायत की। दोस्तों ये पंचायत में लफड़ा बहुत पहले का चल रहा था। पहले पंचायत को इसी में डाला गया था डीपीएसपी में, और डीपीएसपी का मतलब आप समझ रहे हो कि पंचायत किसी को रखनी है तो रखो, नहीं रखनी तो मत रखो। तो ये पंचायत को फिर सबसे पहले राजस्थान के नागौर में लागू हुई। सबसे पहले कहाँ है, राजस्थान के नागौर में। ये पंचायत जैसी लागू होती है, ये होती है 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959। जैसे ये पंचायत राजस्थान के नागौर में लागू होती है, उसका विकास होने लग जाता है। अब बाकी स्टेट को लगता है यार हम भी लागू कर लेते हैं। तब फिर आर्टिकल 40 से इसको समझा के इसमें 2 संशोधन करे गए संविधान में, 73 एंड 74। ये 2 चेंज करे गए, और उसके बाद इसको पूरी रूप से बोल दिया गया कि अब ये सबके पास होनी चाहिए। मतलब संसद से पास कर दिया, अब पंचायत हर एक स्टेट में होनी चाहिए। अब इसको इंप्लीमेंट करो सारे के सारे, ठीक है। अब इसको परमानेंट कर दिया कि अब सबके पास होनी चाहिए। लेकिन जब ये डीपीएसपी में थी तब क्या बोला गया था, रख भी सकते हो नहीं भी, लेकिन अब सब में होनी चाहिए। हाँ अब सब में होनी चाहिए। तो ये करा था 1993 के अंदर संशोधन, और सभी में पंचायत लागू कर दी गई थी। तो 40 समझ आया दोस्तों, ठीक है। थोड़े और पढ़ा देता हूं, 41 बात करता है दोस्तों आपके कुछ दशा में सहायता, कुछ दशा में सहायता, ठीक है। 42 डिस्कस करता है दोस्तों
मनोचित दशा, मनोचित दशा प्लस प्रसूति, प्रसूति यानी आपकी बात हो रही है यहाँ पे प्रेगनेंसी वगैरह के टाइम की, ठीक है। 43 बोलता है न्याय संगत वेतन, अब ये पढ़ा रहा हूं, न्याय संगत वेतन, फेयर सैलरी की बात कर रहा है, फेयर सैलरी। अब देखो सबसे पहले कुछ दशा मतलब कुछ कंडीशन में हेल्प करना बनता है, जैसे मान लो कोई विधवा हो गई तो उसको पेंशन देना बनता है, कोई विधवा, वृद्धा नहीं विधवा, और कोई वृद्धा है, कोई बूढ़े लोग हैं तो उनको पेंशन देना बनता है, तो कुछ दशा में सहायता जरूरी है। आर्टिकल 41 बोलता है कि हम सहायता करेंगे। 41 का क भी ये बोलता है कि अगर आपके पास कानून मतलब लड़ने के लिए अगर आपका वकील नहीं है तो हम वकील भी देंगे, ठीक है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट वकील भी केस लड़ते हैं। मनोचित दशा यानी मेंटल कंडीशन, कभी कभार ऐसा आता है कि ना फैक्ट्री में या फिर किसी में ना काम करने का मन नहीं करता, तो उस टाइम पे छुट्टी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर सोचो अगर छुट्टी मिलनी चाहिए, अगर ऐसे मेंटल कंडीशन की बात करें तो बंदा झूठ बोलने लग जाएगा, लीव लिखने लग जाएगा कि आज मेरी मेंटल कंडीशन सही नहीं है। तो अगर हम ऐसे छुट्टी देने लगे तो बंदा फिर 6-6 महीने में 2-2 महीने छुट्टी मार लेगा कि मेरा मेंटल कंडीशन सही नहीं है। तो यहाँ पे भी सरकार को सोचना पड़ता है, ठीक है। प्रसूति, डिलीवरी का टाइम, ऐसा बोला जाता है कि डिलीवरी के टाइम पे महिला से ज्यादा काम नहीं कराना चाहिए, यानी जब डिलीवरी होने वाली होती है तो उसके 3 मंथ पहले, और जब डिलीवरी हो जाती है उसके 3 मंथ बाद, यानी 6 मंथ में उनको रेस्ट देना चाहिए। तो सरकार ने लागू कर दिया 2 बच्चों पे, क्योंकि 10 बच्चे करोगे तब ना 6-6 मंथ करके कितना तुम फ्री में एकदम, सैलरी भी नहीं कटेगी, क्योंकि इसमें सैलरी नहीं कटेगी, सैलरी प्रॉपर मिलेगी। तो ऐसे इतने बच्चे करोगे तो फिर तुम्हें सैलरी देती रहेगी क्या सरकार? तो सरकार ने बोल दिया 2 बच्चों पे कानून लागू होता है, बाकियों पे लागू नहीं होगा, 2 से ज्यादा करते हो। न्याय संगत वेतन वही बात है, 18,000 रुपए सैलरी मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलती है तो फिर बेकार है चीजें, ठीक है। नहीं मिलती इसमें बताओ, इसमें कोई भी ऐसा कानून है जिसपे आप वाद विवाद बहस कर सकते हो? मिलना चाहिए, नहीं मिला तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आर्टिकल 44 बोलता है दोस्तों, आर्टिकल 44 नागरिक संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, ठीक है। समान नागरिकता इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। ये बहुत फेमस हुआ था उस टाइम पे, समान नागरिक संहिता। इसमें 3 प्रकार के कानूनों को सेम कर दिया जाएगा सबके लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम। हिंदू का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, इस्लाम का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये 3 कानून सब पे क्या रहेंगे? सेम। कौन कौन से कानून की भैया बात कर रहे हो? तो जैसे कि बात रहेगी दोस्तों शादी, ठीक है, उसके बाद तलाक, और तीसरा आपका रहेगा संपत्ति में हिस्सा, संपत्ति में हिस्सा। ये 3 कानून सब पे क्या रहेंगे? सेम। अगर आप शादी करते हो तो आपके लिए कानून सेम रहेंगे, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, एक ही तरीके से आपको शादी करनी पड़ेगी। शादी एक ही तरीके से मींस मैं ये कहना चाहता हूँ प्रोसेस सेम रहेगा, जो जिस प्रोसेस में करता है इस्लाम में वो सेम रहेगा, लेकिन आप एक शादी तो सब पे एक ही शादी रहेगी, आप 2 शादी नहीं कर सकते, ठीक है। तलाक की बात करें तो तलाक का फॉर्मेट यही रहेगा कि आप कोर्ट में जाके तलाक करा सकते हैं। आप देखते थे पहले 3 तलाक हुआ करता था, 3 तलाक में तलाक हसन, तलाक हसन, तलाक बिद्दत। तलाक बिद्दत में क्या होता था? तलाक 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 3 बार बोला और तलाक हो जाता था। तलाक हसन आसन आज भी जिंदा है क्योंकि उसमें अच्छा खासा टाइम मिलता है 6-6 मंथ का, लेकिन तलाक बिद्दत में तुरंत तलाक होता था। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। संपत्ति में हिस्सा, अब गर्ल्स को पहले क्या होता था? संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था, तो अब चर्चा करी गई है संपत्ति में हिस्सा। अच्छा, ये परमानेंट कानून बन गया है या होना चाहिए? होना चाहिए। अभी ये समान सिविल संहिता यानी जो आपका समान नागरिक संहिता, अभी ये बात रखी है होना चाहिए, लेकिन अभी उससे कोई मतलब नहीं है, अभी बाद की बात होगी। आर्टिकल 45 लास्ट पढ़ा देता हूं, उसके बाद 46 to 51 नहीं पढ़ाऊंगा दोस्तों, क्योंकि ज्यादा डिस्कशन नहीं करना, हल्का फुल्का आपको समझना है, मेरा भी गला खराब हो रहा है। आर्टिकल 45 बोलता है 0 से 6 वर्ष और 6 से 14 साल। 0 से 6 वर्ष के बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, सरकार को रखना चाहिए, पोलियो ड्रॉप सब पिलाओ। 6-14 साल तक एजुकेशन का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब ये हमारा बन गया मौलिक अधिकार, आर्टिकल 21 का। तो अब दोस्तों सरकार ध्यान रखना चाहिए, नहीं ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आर्टिकल 45 तक आपको डीपीएसपी बहुत सारा समझ आ गया होगा, और आपको 2 चीज यहाँ पे दिख रहा होगा कि फंडामेंटल राइट्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, और जो डीपीएसपी इसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो डीपीएसपी समझ आ गया। अब आ जाओ फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। क्या बोलते हैं? मौलिक कर्तव्य। देखो ये ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। शुरुआत में 0 थी भैया, ये क्या होती है? तो ये वही है, जैसे सरकार को डीपीएसपी है ना फॉलो करना चाहिए, ऐसे हमारे भी कुछ रूल है कि हमें फॉलो करनी चाहिए। जैसे भैया क्या? तो हमें संविधान, जैसे मान लो जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राष्ट्रीय गान में हमें खड़े हो जाना चाहिए, अगर नहीं होते तो हमें सरकार नहीं ले जा सकती। ऐसा पुलिस आ गई वो राष्ट्रीय गान में खड़ा नहीं होता, चल बाबू चल, ऐसा नहीं है। इसमें पहले हमारी 0 थी, इसको कॉपी करा गया यूएसएसआर से। कहां से लिया गया? यूएसएसआर से। शुरुआत में हमारे संविधान में 0 थी, यूएसएसआर से 10 कॉपी करी गई। कितनी कॉपी करी गई? 10। इसको कॉपी करा गया था दोस्तों आपका
76 संशोधन 42वां संविधान में संशोधन चेंज करके 1976 में 10 को ऐड करा गया और फिर 2002 में एक और ऐड कर लिया। तो बताओ कि 10 और 1 कितना हो गया 11 और 11वां कौन सा ऐड करा गया? तो 11वां वही है कि भाई 0 से 6 साल के बच्चे को हेल्थ का ध्यान पेरेंट्स को रखना चाहिए और 6 से 14 साल के बच्चे का एजुकेशन का ध्यान पेरेंट्स को रखना चाहिए। अगर पेरेंट्स ध्यान नहीं रखते हैं आपकी हेल्थ और एजुकेशन का तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। यही आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो आप टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है दोस्तों प्रेजेंट में? 11। कितनी है? 11। तो ये भी आप थोड़ा एक बार देख लेना। वैसे क्वेश्चन नहीं पूछता अंदर से कि कौन सी फंडामेंटल, फिर भी एक बार जाव लेना, अच्छे से देख लेना। अब यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि फंडामेंटल, और ये क्वेश्चन मैं आप पे भी छोड़ के जा रहा हूं, मैं क्वेश्चन के वक्त इसको कराऊंगा कि फंडामेंटल और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है। तो एक दो डिफरेंस मैं बता देता हूं। ये है भाग 3, किसमें है? भाग 3 आर्टिकल 12 to 35। ये बताओ, ये है भाग 4 आर्टिकल 36 to 51। इसमें वाद विवाद हो सकता है, इसमें वाद विवाद नहीं हो सकता, इसमें कोर्ट जा सकते हैं, इसमें कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, सारा मैं बता दूंगा, कुछ आप भी कर लेना। इसमें व्यक्तिगत विकास की बात हो रही है। व्यक्तिगत मतलब समझ रहे हो, एक पर्सनल विकास होगा। ठीक है, और इसमें समाज का विकास होगा। इसको चलो मैं बताता हूं, इसको सस्पेंड कर सकते हैं, इसको सस्पेंड नहीं कर सकते। क्या सस्पेंड करेंगे? मिलना भी तो चाहिए। इसको खत्म कर सकते हैं, संसद कर सकती है। इसको खत्म नहीं कर सकते, मिलना भी तो चाहिए। क्या खत्म करेंगे इसको? ठीक है, इसलिए दोस्तों अगर खत्म होना होता तो आर्टिकल 40 के अंदर, आर्टिकल 40 पंचायत की बात कर रहा है, लेकिन आर्टिकल 40 खत्म नहीं हुआ। पंचायत आज भी इसमें ऐड है और अलग से भी करा गया है, लेकिन इसमें चीजें खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपको। यही हमारा चैप्टर है। सो थैंक यू आप लोगों को इतनी देर तक वीडियो वॉच करने के लिए, और आपको मुझे भी थैंक यू बोलना चाहिए कि पॉलिटी को इतनी आसान बनाने के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दबा के शेयर करें वीडियो को, हर एक बच्चे तक, पॉलिटी वाले बच्चे तक पहुंचाओ और बोलो आओ राजनीति करें दोस्तों। ठीक है, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट चैप्टर 3 की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता।